हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी निशांत कुमार। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा बजट 2025 की कुछ हाइलाइट्स एंड दोज हाइलाइट्स विल बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पर्सनल टैक्सेशन, क्योंकि हम लोग टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। तो टैक्सेशन से रिलेटेड, पर्सनल टैक्सेशन से रिलेटेड जो जो भी चेंजेस हुए हैं, जो जो मेजर चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कल से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, कई सारी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, कई सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, बट डोंट वरी, यहाँ पर हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यार ये जो भी चेंजेस आए हैं ना कल वाले बजट से, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम मई 2026 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो कल से कई सारे स्टूडेंट्स के भी मेरे पास मैसेजेस आए कि क्या सर फिर से अमेंडमेंट्स आ गए, क्या फिर से सब चेंज हो गया, क्या? ऐसा नहीं है। आप लोगों का एग्जाम अगर मई 2025 में है या सितंबर 25 में है या जनवरी 26 में है, तो आप लोगों को वही एप्लीकेबल होगा जो 23 जुलाई 2024 को बजट आया था। ठीक है, यानी आप लोगों के लिए बजट 2024 एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोगों ने अगस्त में क्लासेस की थी फॉर मई 25 एग्जाम्स, तो आप लोगों के लिए ये वाला बजट जो कल आया था दैट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ठीक है, बट एज अ सीए स्टूडेंट आप लोगों को बजट की इंपॉर्टेंस का पता होना जरूरी है, और ये भी पता होना जरूरी है कि बजट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको जो पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, नॉट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल, राइट? सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, जो मेजर पर्सनल टैक्सेशन को से रिलेटेड चेंजेस आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बट अगेन आई वांट टू रीइटरेट, these changes that I'm going to discuss with you all in this video are not applicable for May 25, September 25 or January 26 exams. These changes will be applicable from May 2026 exams. ठीक है, and onwards. अच्छा, एक और बात, जो भी चेंजेस आते हैं ना, अब वो न्यू स्कीम में आते हैं। ओल्ड स्कीम में एज सच कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं पिछले 1-2 साल से। द रीजन इन माय ओपिनियन इज वेरी सिंपल, गवर्नमेंट वांट्स टू सिंप्लीफाई द टैक्स लॉज। ठीक है, और ओल्ड स्कीम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। आप लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, फाइनल में जब आप जाओगे तो थोड़ा सा और उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ओल्ड स्कीम में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारे अजीब अजीब से एग्जाम्पशंस एंड सो ऑन। तो उस चक्कर में जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है उन डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस की, दे एंड अप पेइंग मोर टैक्स। उनको उतना ज्यादा टैक्स देने की जरूरत होती नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस दे एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस, राइट? तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उन सारी चीजों को हटा देते हैं, टैक्स स्लैब्स को वाइडन कर देते हैं, टैक्स रेट्स को कम कर देते हैं, जिससे कोई भी एक आम आदमी, कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन बिना उन झगड़े में पड़े, बिना उन झमेलों में पड़े भी कम से कम टैक्स दे पाए, राइट? सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू स्कीम, राइट? तो अब ये जो न्यू स्कीम है, इसमें अभी तक हम लोगों के स्लैब्स क्या होते थे? 0 to 3 nil, 3 lakhs to 7 lakhs 5%, 7 lakhs to 10% 10%, 10 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20% और 15 lakhs के ऊपर 30%। ये हमारे स्लैब्स होते थे न्यू स्कीम में। May 25 एग्जाम्स के लिए यही वाले स्लैब्स एप्लीकेबल है। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया है? गवर्नमेंट ने यहां पर स्लैब्स को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? अभी 4 का टेबल शुरू कर दिया है, मतलब 0 to 4 nil, 0 से 4 लाख रुपीस की अगर आपकी इनकम है तो आपको एक पैसा टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख टू 8 lakhs 5%, 8 lakhs to 12 lakhs 10%, 12 lakhs to 16 lakhs 15%, 16 lakhs to 20 lakhs 20%, 20 lakhs to 24 lakhs 25% and above 24 lakhs 30%। आपको याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा है, 4 का टेबल करना है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, दैट्स इट। रेट्स के लिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो हो गया स्लैब्स का इंट्रोडक्शन। तो अब अगर ऐसा है तो कई सारे लोग कल से क्यों बोले जा रहे हैं कि यार 12 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो गई, 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो गई। तो बीइंग अ सीए स्टूडेंट और बीइंग एनीबॉडी हु नोज अ लिटिल बिट अबाउट टैक्सेशन, आप लोगों को ये अंदाजा लग गया होगा, बिकॉज जब मैंने ये सुना था कि टैक्स फ्री हो गई 12 लाख की इनकम, मुझे ये अंदाजा लग गया कि यार रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जो हम लोग न्यू स्कीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में बात करते थे, जो अभी तक थी 7 लाख रुपीस, ये होता था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो लोअर ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी और 25,000 आपको एग्जेम्प्ट हो जाता था, आपको उसकी रिबेट मिल जाती थी।
राइट? तो इफेक्टिवली अगर हम लोग देखते थे तो 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती थी। अब ये 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 12 लाख। मतलब अब अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम आती है, अब अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम आती है तो वट एवर इज द टैक्स लाइबिलिटी और 60,000 विच एवर इज लोअर दैट विल बी कंप्लीटली एक्सेम्प्ट। तो इसके चलते कई सारे लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपीस तक की अगर आपकी इनकम है तो दैट इज टैक्स फ्री। ये वही वाली बात हो गई जैसे बहुत पहले ओल्ड स्कीम में कहा जाता था कि 5 लाख अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 87A की रिबेट मिल जाती थी। फिर जब न्यू स्कीम आई तो कई सारे लोगों ने बोलना शुरू किया कि अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई पैसा टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A आ जाता था। तो अब कल जो नया बजट आया उसमें भी यही बात हो गई कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना, बिकॉज वट एवर इज द टैक्स अमाउंट 100% ऑफ दैट और 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर विल बी एक्सेम्प्टेड। ट्विस्ट ये है कि इस 12 लाख रुपए में अगर आपका कोई कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड है तो भाई साहब वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा। ठीक है? तो सपोज आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जब आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल किया उसके बेसिस पर, तो उस पर क्या होता है 1,25,000 रुपीज तक का एग्जेम्पशन होता है और जो बचा हुआ पोर्शन होता है उस पर 12.5% के रेट से टैक्स लगता है। राइट? तो अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है तो आपको टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करनी है। सपोज मेरी इनकम एग्जैक्टली 12 लाख रुपए है, उसमें से 10 लाख रुपीस मेरी सैलरीज इनकम है, 2 लाख रुपीस की मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। तो अब होगा क्या, मैं 112A वाली इनकम को नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करूंगा। नॉर्मल तरीके से मतलब 2 लाख रुपए की मेरी इनकम है तो 2 लाख माइनस 125, क्योंकि 125 का एग्जेम्पशन आ गया, जो रिमेनिंग 75,000 है उस पर 12.5% के रेट से मैं टैक्स लगाऊंगा। और जो बची हुई मेरी 10 लाख रुपए की सैलरीज इनकम है, सैलरी वाली इनकम है, अज्यूमिंग कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आ रही है 10 लाख रुपए की, तो उस पर मैं जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करूंगा वो नए वाले स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। 0 to 4 lakhs नील, 4 lakhs to 8 lakhs, वही वाला स्लैब। ठीक है? और अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे 60,000 से, इनमें से जो भी कम होगा उसका आपको एक्सेम्पशन मिलेगा। ठीक है? अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली सैलरीड इंप्लॉइज के बारे में बात करते हैं तो सैलरीड इंप्लॉइज के लिए एक और बेनिफिट हो जाता है कि उनके लिए 12,75,000 रुपीज हो गया। क्या ये भेदभाव हुआ? नहीं, एकदम सिंपल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में 75,000 रुपीज का ही तो मिलता है। एकदम क्लियर बात है, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, और आगे भी अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ाती है या कम करती है तो बात की बात है। लेकिन अभी इस वाले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है अगर हम इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले हेड के बारे में बात करें तो। राइट? तो सैलरीड जितने भी इंप्लॉइज हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपीज तक है तब भी आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? लॉजिकली सोचो ना यार, 12,75,000 रुपीज की अगर किसी की सैलरी इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरीज है, तो उसमें 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब 75,000 रुपीज का अगर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? टैक्सेबल इनकम तो 12 लाख हो गई, और 12 लाख रुपए की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो इस पर आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो पर्सनल टैक्सेशन से रिलेटेड इस वाले बजट में कल इंट्रोड्यूस हुए हैं। राइट? तो आई होप जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहा होगा आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड, जो भी आप लोगों ने कल से लेकर अभी तक सुना होगा वो इस वाली वीडियो को देखकर क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना और मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना सबके साथ, चाहे कोई सीए स्टूडेंट हो चाहे वो सीए स्टूडेंट ना हो, क्योंकि ये पर्सनल टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज जाननी बहुत जरूरी है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप इन्हें अपने किसी सीनियर को भेजते हो जो मे बी जॉब कर रहे हो, अगर आप अपने किसी भाई को भेजते हो, बहन को भेजते हो जो कहीं पर जॉब कर रही हो, तो उनके लिए चूज करना आसान हो जाएगा। बिकॉज दे नो कि ओके फ्रॉम 1st April 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 दे हैव टू चूज फॉर न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। ठीक है? क्योंकि ओल्ड स्कीम में अगर चूज किया तो फिर आपको डिडक्शंस एग्जेम्पशंस वगैरह लेने पड़ेंगे। न्यू स्कीम में अगर चूज किया, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस का कोई झमेला ही नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी एनीवे आपकी कम ही आने वाली है। ठीक है? तो दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सीए स्टूडेंट्स। बस सीए स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैंने इतनी सी बात बताई है कि ये आपके मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है फ्रॉम मई 26 ऑनवर्ड्स। ठीक है? बाकी कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू एकेडमिक डाउट्स, ठीक है, वो आपके कोई भी डाउट्स हो सकते हैं। यू मस्ट हैव रेड समथिंग समवेयर और आपका मन किया कि नहीं यार चलो इसको भी पूछते हैं, बिंदास पूछो यार। ये वो टाइम है ना जहां पर मैं खुद कहता हूं कि यार ठीक है थोड़ा सा एग्जाम से हटकर थोड़ी जनरल नॉलेज के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज वंस यू गेट इनटू आर्टिकलशिप यू विल हैव टू वॉच द बजट स्पीच एवरी ईयर।
ठीक है, उसके बाद फिर आपको एवरी ईयर देखनी पड़ेगी, देखनी चाहिए, बिकॉज एज अ सीए स्टूडेंट इट्स एक्सपेक्टेड, इट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज कि यार आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कल भी जब बजट आया तो मेरे जितने भी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब पे आने लगे, अरे सीए साहब क्या हुआ बताओ, सीए साहब हमारी इनकम पे क्या होगा अब बताओ, सीए साहब अब क्या होगा बताओ। तो इट फील्स ग्रेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। it may not be relevant for exams right now, but it's definitely going to be relevant for you all in the long term. All the best.